प्रीति खिड़की पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक आहट हुई। वो डर कर अपने आप में सिमट गई। अमित ने कमरे के अंदर जैसे ही आकर सिटकनी लगाई, प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमित सिटकनी बंद करके जैसे ही मुड़ा, वैसे ही प्रीति ने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार दिया और बोली, लीजिए, मना लीजिए अपनी सुहागरात। इसीलिए तो आपने मुझसे शादी की है ना। मना किया था आपसे, अपनी दोस्ती का वास्ता दिया था कि आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था ये शादी करके। लीजिए, आपकी हसरत पूरी हो गई, अब मनाइए सुहागरात। अमित को उसकी ये बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसने झुककर मोनिका का दुपट्टा उठाया और उसको उड़ाते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। ये कहते हुए उसने बेड से तकिया उठाया और एक चादर उठाई और जाकर काउच पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इधर प्रीति बोझिल कदमों के साथ बेड पर बैठ गई। पूरा बेड गुलाब के फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था। उसने गुस्से से उन लड़ियों को तोड़ दिया और बेड के कोने पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। इधर काउच पर लेटे लेटे अमित उसको देख रहा था और अपनी बेबसी को महसूस करते वो मन में यही सोच रहा था कि आज मैं कितना मजबूर हूँ। चाह कर भी तुम्हारे आंसू नहीं पहुँच सकता। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अमित ने जब ये देखा कि प्रीति सो गई, तो वो धीरे से उठा, उसके सिर के नीचे तकिया लगाया और चादर उड़ाकर लाइट्स बंद करके काउच पर जाकर सो गया। सुबह हो गई थी। कोयल की कुकू ने सुबह होने का आभास हो गया था। कमरे में सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अमित और प्रीति दोनों ही सो रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर दोनों की ही नींद खुल गई। प्रीति जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, अमित तुरंत उठकर अपना तकिया चादर लेकर बेड के कोने में लेटकर सोने का अभिनय करने लगा। प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी सासू माँ खड़ी थी। प्रीति ने धीरे से उनके पैर छुए। प्रीति की सासू माँ मालती ने कहा, बेटा माफ़ कीजिएगा, वो मिष्टी जग गई है और ज़िद कर रही है कि उसे माँ के हाथ से ही दूध पीना है, इसलिए आपको जगाना पड़ा। प्रीति ने कहा, माँ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मिष्टी कहाँ है? मालती प्रीति की सूजी आंखें और आंसुओं के निशान देखकर समझ गई थी कि वो पूरी रात रोई है। मालती ने प्रीति के हाथ को पकड़कर पूछा, बेटा, आप खुश तो हैं ना? प्रीति ने सर झुकाकर कहा, हाँ, ठीक हूँ। मालती ने कहा, आप खुश हमेशा रहेंगेगा। मैंने सुमित से वादा किया है कि आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं मिष्टी को लेकर यहाँ आ रही हूँ। घर में आपकी बुआ, दादी सब बैठी हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप बिना नहाए बाहर आ जाएं। प्रीति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। मालती जी 2 साल के मिष्टी को लेकर आईं और प्रीति की गोद में देते हुए प्रीति से बोली, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर खेलो मेरी राजकुमारी, मेरी रानी बिटिया। उसके बाद प्रीति को बोतल पकड़ते हुए बोली, आप इसको दूध पिला दीजिए, फिर हम ले जाएंगे, तब तक आप नहा लीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और मिष्टी को लेकर अंदर आ गई। मिष्टी ने जैसे ही बेड पर अमित को देखा, तो वह प्रीति की गोद से उतरकर उसके पास चली गई और अपनी तोतली ज़ुबान में कहने लगी, चाचा चाचा उठो, हमें भगवान जी के पास जाना है जहाँ पापा गए हैं। मिष्टी की ये बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए, तो अमित ने उसको गले लगाते हुए कहा, पहले आप अपने चाचा को गुड मॉर्निंग तो बोलिए और फिर ये दूध पीजिए, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मिष्टी ने अमित को गुड मॉर्निंग बोला, फिर वो उसकी गोद में लेटकर दूध पीने लगी, तो प्रीति उठकर वॉशरूम में जाकर नहाने चली गई। अमित मिष्टी के बालों को सहलाते हुए सोच रहा था कि ज़िंदगी में कभी क्या से क्या हो जाता है। पता नहीं इन 6 सालों में मेरे साथ क्या से क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जिसको पाने की उम्मीद न थी वो इस तरह मेरा हुआ कि मेरा होकर भी वो मेरा ना हो पाया। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो भाई मुझे यूँ छोड़कर चला गया, जो कभी सोचा भी नहीं था। अगर यही होना था, इस तरह से होगा। तुम्हें भोले बाबा से मांगा ज़रूर था, पर वो तुम्हें इस तरह देंगे ये कभी ना सोचा था। उन्होंने तुमको मेरी झोली में डालने के लिए मेरे भाई को छीन लिया। यही सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई।
मैं तो बहुत दूर चला गया था तुम्हारी दुनिया से, फिर क्यों ऐसा हुआ? मैंने तो भोलेनाथ की मर्जी मानकर अपने मन को समझा दिया था, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तभी मिष्टी ने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप रो क्यों रहे हैं? अमित मिष्टी के हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा, मैं तो बस अपनी प्यारी मिष्टी को देख रहा हूँ। तब तक प्रीति नहाकर निकल आई थी। उसने पीले रंग की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर सिंदूरदानी उठाकर अपनी मांग भरनी चाही, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अमित से प्रीति का उदास चेहरा देखा नहीं गया, तो वो मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। प्रीति ने अपनी मांग भरते हुए सिंदूरदानी को रख दिया और सुमित की फ़ोटो के आगे जाकर रोने लगी। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? क्यों नहीं मैं आपके नाम का सिंदूर भर सकती? क्यों मुझे किसी और के नाम का सिंदूर भरना पड़ रहा है? अमित जब कमरे के बाहर आया तो सब लोग हॉल में बैठे थे। वो मिष्टी को खिलाते खिलाते बाहर आ गया। मिष्टी अमित से बोल रही थी, चाचा हम लोग घूमने कब चलेंगे? तभी अमित की बुआ ने कहा, अरे ओ मेरी राजकुमारी, अब ये तुम्हारे चाचा नहीं तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी रोते हुए बोली, नहीं ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, आप झूठ बोलती हैं। मिष्टी के इस तरह कहने पर कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं, सभी की आंखों में नमी आ गई। मिष्टी की ये बात सुनकर अमित ने अपने पापा विजय से कहा, पापा जब हम बड़े नए रिश्ते को समझ नहीं पा रहे तो वो तो एक छोटी बच्ची है। ये कहकर वो मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। अमित के जाने के बाद विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ मिष्टी एक छोटी बच्ची है, उसे इस तरह मत कहो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद मालती रसोई में नाश्ता बना रही थी कि प्रीति रसोई में उनकी मदद करने के लिए आ गई और चुपचाप उनकी मदद करने लगी। प्रीति की खामोशी मालती जी को बेचैन कर रही थी। उनको वो 3 साल पहले वाली प्रीति याद आ गई, जो बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। पर एक हादसे ने उसे क्या से क्या बना दिया। हंसना तो जैसे वो भूल ही गई थी। अपनी सासू माँ की आवाज़ पर मालती का ध्यान भंग हुआ। अरे मालती, नाश्ता क्या दोपहर के खाने के समय दोगी? आई माँ, कहकर मालती बाहर नाश्ता लगाने लगी। प्रीति भी चाय लेकर उनके साथ बाहर आ गई। तभी अमित मिष्टी के साथ बाहर से जलेबी लेकर आ गया। मिष्टी अमित की गोद से उतरकर प्रीति की गोद में चली गई और बोली, माँ चाचा ने मेरे लिए जलेबी ली है, तुम भी खाओ। चाचा कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा को भी जलेबी बहुत पसंद है। तो प्रीति ने अमित की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मिष्टी जलेबी खाना आपकी मम्मा ने छोड़ दी है। उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अमित कमरे में जाकर सुमित की फ़ोटो के आगे खड़ा होकर नम आंखों से बोला, क्यों भाई आप चले क्यों गए? उसकी नफ़रत नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे। ये कहते हुए वो पल याद आ गया। फ्लैशबैक। अमित जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, माँ नाश्ता लगाइए, देर हो रही है। तभी सुमित भी आ गया और अमित कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, देखिए नाश्ता अभी तक नहीं आया, पता नहीं दोनों क्या कर रही हैं रसोई में। विजय जी भी आ गए और आकर बैठ गए दोनों के साथ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी प्रीति रसोई से बाहर आती हुई बोली, हाँ पापा, यह खुशबू है गरम गरम जलेबियों की, जो आज मैंने बनाई है। लीजिए। उसके बाद सुमित को जलेबी देते हुए बोली, आप खाइए, बताइए कैसी बनी है। सुमित ने जलेबी खाते हुए कहा, तुम बनाओ और अच्छी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी प्रीति ने अमित को ज़बरदस्ती जलेबी खिलाते हुए कहा, खाओ, देखो मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, अब तुमको रोज़ जलेबी बनाकर खिलाया करूँगी। तभी माँ की आवाज़ से अमित वर्तमान में वापस आ गया। अमित नाश्ता करो आकर, प्रीति इंतज़ार कर रही है। अमित जी माँ, कहकर तुरंत नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहा के आया तो बाल बनाते समय मन में सोच रहा था कि प्रीति आज हमसे इतनी नफरत करती है कि उसने अपनी पसंद भी बदल दी है। डाइनिंग टेबल पर प्रीति और मालती दोनों ही अमित का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति दादी माँ के कहने से अमित का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनका हुक्म था कि पति से पहले पत्नी खाना नाश्ता नहीं करेगी। अमित देरी से आने की माफ़ी मांगते हुए कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मालती जी जैसे ही अमित को नाश्ता परोसने के लिए उठी तो वैसे ही दादी माँ ने तुरंत मालती को टोक दिया, कब तक तुम अमित का ध्यान रखोगी? अब उसकी पत्नी है तो अब वो उसको नाश्ता परोसेगी।
प्रीति चुपचाप नाश्ता परोसने लगी और अमित उसके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा भाव विहीन था। अमित चुपचाप नाश्ता करने लगा। वहीं प्रीति और मालती भी नाश्ता करने लगी। अमित की नज़रें प्रीत के ऊपर भी थीं, जो नाश्ते की प्लेट पर चम्मच बस इधर उधर कर रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। मालती ने जब प्रीति से कहा, बेटा नाश्ता तो कर लीजिए, तो प्रीति ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ काम है तो कमरे में जा रही हूँ। प्रीति जैसे ही जाने लगी तो दादी माँ ने टोका, जब तक पति नाश्ता करे तब तक पास बैठकर उसे बातें करनी चाहिए। ये बात तो तुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तेरी पहली शादी तो नहीं है ना। दादी की ये बात प्रीति के दिल में चुभ गई और वो गुस्से में अमित को देख रही थी। अमित नाश्ता करके उठा और उसने अपने पिता से कहा, पापा मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। विजय जी ने कहा, पर बेटा इतनी जल्दी? पर क्यों, तुम्हारी छुट्टी तो अभी बची है। मालती जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा आज शाम को तुम दोनों को मंदिर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने जाना है और कल सुबह सत्यनारायण जी की पूजा है, जिसमें तुम दोनों को ही बैठना है। अमित, पर माँ मैंने आपसे मना किया था। तभी दादी माँ बोल पड़ी, बेटा ये हमारे घर की परंपरा है। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े से भगवान को चढ़ावा चढ़ता है और सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, इसलिए तुम इसे टाल नहीं सकते। अमित, तो माँ मैं कल रात की ट्रेन से चला जाऊँगा। विजय अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, आपके साथ प्रीति और मिष्टी भी जाएंगे, तो उन्हें भी तैयारी के लिए समय चाहिए। प्रीति ने यह सुनकर विजय की तरफ देखा तो अमित भी बोला, पापा पर। अमित की बात काटते हुए विजय जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमने मिष्टी और प्रीति को लेकर जाना होगा। प्रीति आंखों में नमी लिए हुए अपने कमरे में चली गई और सुमित की फ़ोटो के आगे आकर रोने लगी। कैसे जिए बिना आपके, माँ पापा ने उनके साथ जाने के लिए कहा है। तभी अमित भी कमरे में आ गया। प्रीति अमित को देखती है तो अलमारी की ओर मुंह करके कपड़े सही करने लग जाती है। अमित प्रीति के पास आकर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीति गुस्से से अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है। अमित, हाँ बहुत कुछ कहना है, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारी नफरत नहीं। प्रीति, नफरत? हाँ नफरत करती हूँ मैं तुमसे बहुत। तुम्हें तो मैं अपने सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, सबसे ज़रा विश्वास करती थी मैं तुम पर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम मुझे दोस्त मानते ही कहाँ हो। तुम तो किसी लड़की से प्यार करते थे, तुमने तो आज तक उसका नाम तक नहीं बताया। और एक बात ध्यान रखना, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। अमित प्रीति की तरह पीठ करके गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहने लगा, नहीं बताया था उस लड़की का नाम, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। नहीं कर सकता था उसको मैं रुसवा। और हाँ, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, ये अमित सक्सेना का वादा है तुमसे। तुम चाहोगी भी तो भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रीति उसके सामने आते हुए रोते हुए कहने लगी, तुम उस लड़की से इतना प्यार करते थे कि तुमने कभी शादी ना करने की का फैसला किया था। तुम तो प्यार करते थे, मेरी तो शादी हुई थी सुमित से, मैं कैसे कर सकती थी दूसरी शादी? बोलो अमित, जब मैंने तुमसे कहा था कि मना कर दो इस शादी के लिए, तो क्यों हाँ कहा? बोलो अमित। अमित गुस्से में बोला, क्योंकि मुझे अभी अमित अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी मिष्टी वहाँ आ गई और बोली, चाचा मम्मी रो क्यों रही हैं, क्या हुआ, आप दोनों में कट्टी हुई है क्या? अमित अपने गुस्से को शांत करते हुए मिष्टी को गोद में उठा लेता है और उससे प्यार से बोला, नहीं हम दोनों के बीच में कोई कट्टी नहीं हुई है, बस आपकी मम्मा मेरी किसी बात से मुझसे नाराज़ हैं। मिष्टी अमित के गालों को हाथ लगाते हुए बोली, चाचा मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, पहले डांटती हैं, गुस्सा होती हैं, पर बाद में बहुत प्यार करती हैं। आपको भी मम्मा बहुत प्यार करेंगी। क्यों मम्मा प्यार करेंगी ना चाचा को? बोलो मम्मा। प्रीति गुस्से से मिष्टी को डांटती हुए बोली, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है आपके, चले जाओ यहाँ से अपनी दादी के पास। प्रीति की इस तरह डांट सुनने के बाद मिष्टी रोते हुए जाने लगी तो अमित ने उसको गोद में उठा लिया और बहुत ही प्यार से बोला, मिष्टी अभी आप अपनी चाचा को समझा रहे थे ना कि आपकी मम्मा को गुस्सा आ जाता है। आपकी मम्मा हमसे किसी बात पर नाराज़ हैं, इसलिए गुस्सा हो गई। आप दादी के पास जाइए, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं और आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, और अब आप मुस्कुराइए जल्दी। मिष्टी अपने चाचा की बात को सुनकर मुस्कुराने लगी
और अपने चाचा को गाल पर एक किस देकर चली गई। मिष्टी के जाते ही अमित ने प्रीति के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसको दीवार पर लगा दिया और उससे गुस्से में कहा, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है, तुम मुझ पर जितना चाहे गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन अगर आज के बाद मिष्टी को कुछ कहा तो फिर तो तुम मेरा गुस्सा अच्छी तरह जानती हो। ये मत भूलो, तुम मिष्टी मेरी जान है। जब से हुई है तब से मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ, चाचा हूँ उसका, और आज तुमसे शादी हो जाने के बाद पापा भी हो गया हूँ। तुम मानो या ना मानो, ये सच्चाई कभी बदल नहीं सकती, इसलिए आज के बाद मेरा गुस्सा कभी मिष्टी पर नहीं निकालोगी, समझे तुम। ये कहकर अमित गुस्से से कमरे से निकल गया और प्रीति उसके गुस्से को देखकर सहम गई। अमित के जाते ही वो सुमित की फ़ोटो के पास गई और रोते हुए बोली, क्या करूं मैं, आप ही बता दीजिए, सब कुछ उलझ कर रह गया है। इधर अमित मिष्टी को अपने पास लेटा लेता है और उसको कहानी सुनाने लगता है। ये देखकर मालती जी की आंखों में सुकून होता है, क्योंकि अमित के कारण वो सुमित को भूलने लगी है। शाम हो चुकी थी। मालती ने प्रीति को आवाज़ देते हुए कहा, प्रीति तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें मंदिर जाना है अमित के साथ, जल्दी तैयार हो। ये कहकर अमित को भी जगाने गई, जो हॉल में मिष्टी के साथ सोया हुआ था। मिष्टी को अमित के पास सुकून से सोते देखकर मालती जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने धीरे से अमित को उठाया। अमित उठो बेटा, आपको मंदिर जाना है। अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ जाना ज़रूरी है क्या? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा जाना ज़रूरी है, वरना हम आपसे कहते ही नहीं। अब जल्दी से जाइए और कुर्ता पायजामा पहनकर आ जाइए। जी माँ कहकर अमित धीरे से उठा और अपने कमरे में चला गया। अमित जैसे ही कमरे में पहुंचा, प्रीति तैयार होकर नीचे की तरफ जा रही थी। अमित ने उसे बिना ध्यान दिए अपना कुर्ता पजामा अलमारी से निकाला और वॉशरूम में तैयार होने चला गया। प्रीति और अमित दोनों के नीचे तैयार होकर आ गए थे। दोनों ही मंदिर चले गए, पर दोनों के ही बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। दोनों लोग जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे थे, तब पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। माता रानी तुम दोनों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। दोनों चुपचाप माता रानी को प्रणाम करके पंडित जी के चरण स्पर्श करके घर को लौट आए, पर दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन हुआ, पर इस बीच पर दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। उन दोनों को खामोशी को पूरा परिवार नोटिस कर रहा था। सत्यनारायण की कथा में प्रीति के माता पिता और अमित की बहन शिखा भी आई थी। दोनों लोग ने बस एक औपचारिकता वश कथा में पूजन किया था। प्रीति के माता पिता ये समझ रहे थे कि प्रीति किन हालातों से गुजर रही है। कथा पूजन के समाप्ति के बाद प्रीति जब अपने कमरे में गई तो उसकी माँ और उसके पिता भी उससे मिलने आए। प्रीति के पिता ने प्रीति के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा हमें पता है कि कल आप अमित के साथ जा रही हैं। हम जानते हैं आप जिस रिश्ते में अमित के साथ बंधी हैं उसे स्वीकार करना अभी आपके बस में नहीं है। हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती। सुमित आपका भूतकाल थे, आपका पास्ट थे, अमित आपका वर्तमान है और हर इंसान को अपने वर्तमान के साथ जीना पड़ता है। प्रीति की माँ ने प्रीति से कहा, बेटा तू ये सोच, तेरी बेटी को एक माँ के साथ एक पिता का भी प्यार मिलेगा। एक लड़की के लिए अकेले ज़िंदगी बिताना बहुत कठिन होता है। अमित बहुत अच्छा है, कॉलेज के समय से तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम लोगों ने जो भी फैसला लिया तुम्हारे लिए किया है और तुम्हारे भले के लिए किया है। हो सके तो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे माता पिता को भी खुशी होगी। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रीति के माता पिता उसे समझा कर चले गए थे। जाने से पहले शिखा भी प्रीति से मिलने आई। प्रीति ने शिखा को देखकर अपने गले लगा लिया और कहा, शिखा कोई भी हमें नहीं समझता। हर व्यक्ति मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने को कह रहा है। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपना पक्का दोस्त मानती थी, उसने मुझे धोखा दिया। जब मैंने उसे मना कर दिया था कि विवाह के लिए मना कर दो, तो फिर उसने उस विवाह के लिए क्यों हाँ किया। शिखा ने प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी आज मैं आपको वो सच बता रही हूँ जो आपको पता नहीं है। अमित अपनी माँ के कमरे में आते हुए, माँ आपने बुलाया मुझे? मालती जी ने अमित की तरफ मुंह किया और बोली, हाँ बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी है। अमित अपनी माँ के हाथ को पकड़ के, हाँ बताइए माँ क्या बात है।
मालती उसके हाथ को पकड़ते हुए बेड पर बैठ जाती है और कहती है, अमित, हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करोगे? अमित, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? क्या मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? मालती, तो फिर बेटा प्रीति से शादी कर लो, ये मैं चाहती हूँ। अमित ने उनकी बात काटते हुए कहा, माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ मैं ये शादी नहीं कर सकता, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? मालती, अमित, तुम ये शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक विधवा है और उसके 2 साल की बच्ची है। अगर वो विधवा हो गई तो उसका क्या कसूर है? अमित अपनी जगह से खड़े होते हुए, माँ, आप जानती हैं कि ये बात ये नहीं है। मालती, तो फिर क्या बात है? अमित, और मैं कुछ जानना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। इसे तुम मेरी प्रार्थना समझो या आदेश, तुम्हें प्रीति से शादी करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर तुम नहीं करते हो तो ये सोच लेना सुमित के साथ तुम्हारी माँ भी चली गई, क्योंकि अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मेरा मुंह मरा हुआ देखोगे। अमित चिल्लाते हुए कहता है, माँ। मालती, सही सुना तुमने, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी शादी हो या मेरी अर्थी निकले। अमित ये सुनते ही गुस्सा आते हुए शिखा के कमरे में चला गया और शिखा के पास बैठकर रोने लगा। शिखा, तुम तो सब जानती हो कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। प्रीति ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। माँ की इस जिद ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं अपने भाई को तो खो चुका हूँ, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जानता हूँ मेरे हाँ कहने के बाद प्रीति मुझसे नफरत करेगी, पर मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। जाकर माँ से कह दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कहानी वर्तमान में। प्रीति ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। शिखा प्रीति के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, भाभी, क्या कोई विधवा हो जाए तो उसे नई जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? भाभी, मिष्टी को भी एक माँ के साथ एक पिता का प्यार मिलेगा। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। आप यहाँ से जा रही हैं तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिएगा। आप खुश होंगी तो मुझे खुशी होगी और सुमित भैया की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना बड़ा भाई खोया है। ये भी तो सोचिए। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिखा, मैं जानती हूँ जो तुम कह रही हो वो सच है, पर अमित किसी लड़की से प्यार करता था और उसी के कारण उसने शादी न करने का फैसला किया था। फिर मैं किसी और की जगह कैसे ले सकती हूँ? शिखा मन में, भाभी, आप ही तो वो लड़की हैं जिसे भैया प्यार करते हैं, पर भैया की कसम के कारण मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितने दर्द से गुजर रहे हैं। शिखा ने कहा, भाभी, वैसे भी उस लड़की की शादी हो गई है तो भैया को आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ती। अब मैं कुछ नहीं जानती। जब आप दिवाली पर वापस आएंगी तो मुझे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चाहिए। ये कहकर शिखा वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त। विजय, अमित, जल्दी करो बेटा, आपकी ट्रेन है। प्रीति और मिष्टी कहाँ हैं? बेटा आइए, समय हो रहा है। तभी अमित 2 सूटकेस पकड़े हुए बाहर आता है। अमित मालती और विजय के पैर छूता है। उसके बाद वो अपनी दादी माँ के भी गले लगता है और सूटकेस लेकर बाहर गाड़ी में रखने लगता है। प्रीति अपनी दादी माँ के पैर छूती है और उसके बाद मालती और विजय के पैर छूती है। मालती प्रीति को गले लगाते हुए, बेटा, अपनी नई जिंदगी पुराना सब कुछ भूलकर प्रारंभ करो। अमित और मिष्टी दोनों ही तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। मिष्टी अपनी दादी और बाबा के गालों में प्यार करके कहती है, दादी, बाबा, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और हमसे रोज़ फ़ोन पे बात कीजिएगा और हमसे मिलने भी आइएगा। दोनों उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। शिखा अपनी माँ से, माँ, मैं भाभी और भैया को छोड़ते हुए अपने घर चली जाऊँगी। गाड़ी में आगे संजीव, शिखा के पति, और अमित बैठे थे। प्रीति, मिष्ठा और शिखा पीछे बैठे थे। संजीव गाड़ी चला रहे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर सब लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। गाड़ी अपने राइट टाइम थी। अमित संजीव के पैर छूता है और शिखा को गले लगाते हुए कहता है, माँ पापा का ध्यान रखना, बीच बीच में उनसे मिलने जाती रहना। शिखा भी उनसे अपना ध्यान रखने को कहती है। प्रीति दोनों से नमस्ते करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। मिष्टी, बुआ, आप मेरे यहाँ छुट्टियों में ज़रूर आना। शिखा के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसके गाल पर किसी करती है और कहती है, मैं जैसे ही टाइम मिलता है तुमसे मिलने वहाँ ज़रूर आऊँगी। अमित प्रीति से कोई भी बात नहीं करता। प्रीति अपने बर्थ पर मिष्टी को लेकर लेट जाती है और अमित ठीक से सामने वाली बर्थ पर होता है और वो भी लेट जाता है। अमित लेटे लेटे अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है।
जब प्रीति उसे पहली बार मिली थी। कहानी फ्लैशबैक। अमित अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की अंदर आई जिसने सफ़ेद रंग का घेरदार सूट पहना था और उस पर लाल चुन्नी ली थी। एक लंबी चोटी, छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। उसने टीचर से पूछा, मैं आई कम इन सर? अमित तो उस लड़की को देखते ही होश आ गया था। टीचर ने बोला, इतनी लेट कैसे? नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने बोला, सॉरी सर, मैं न्यू एडमिशन हूँ। मेरे पापा कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं। मुझे बीच में ही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। मेरा नाम प्रीति है। टीचर ने कहा, ओके तुम बैठो और किसी से भी नोट्स लेकर अपना काम पूरा कर लेना। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। प्रीति ने थैंक यू सर कहकर पीछे की ओर देखा। क्लास में सिर्फ अमित के पास एक सीट खाली थी। प्रीति वहाँ बैठ गई। अमित तो प्रीति को पास देखकर जैसे पागल सा हो गया था। दिन बीतते गए। प्रीति भी अमित के दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो गई थी। प्रीति और अमित की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अमित के दिल में प्रीति की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो कब प्रीति से प्यार करने लगा उसे पता ही नहीं चला। फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। अमित ने मन ही मन फैसला किया, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। जिस दिन एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था, वो मूड बनाकर आया था कि प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। सब लोग हॉल के बाहर आए और बातचीत करने लगे। अमित के दोस्त ने अमित से कहा, अब तो उस लड़की का नाम बता दो जिससे तुम पिछले 2 सालों से प्यार करते हो। अमित ने कहा, मैं उसका नाम तुम सबको बताऊंगा और उससे मिलवा भी दूंगा, पर आज सबसे पहले मैं उसे प्रपोज़ करूंगा। प्रीति ने उससे कहा, वाह, आज आप उसे प्रपोज़ करेंगे? हम भी तो देखें हैं खुशनसीब कौन है जिसका हमारे दोस्त इतना अधिक प्यार करता है। अमित ने मन ही मन कहा, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसको तो मेरे प्यार का अंदाज़ा ही नहीं है। मेरा दिल पर मुझसे कुछ पूछ रहा है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। इससे पहले अमित कुछ जवाब देता, प्रीति का फ़ोन आ गया। प्रीति ने फ़ोन पर कुछ बात की और सबसे कहा, सॉरी गाइड्स, मेरे घर से पापा का फ़ोन था। उन्होंने मुझे थोड़ा अर्जेंटली घर बुलाया है, सो हम बाद में मिलेंगे। और हाँ अमित, जब मैं मिलूँगी तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का नाम ज़रूर बता देना। ये कहकर वो चली गई। इधर अमित जब घर आया तो उसकी माँ ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनो, आज हम तुम्हारे भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। एक काम करो अमित, हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं तो हम लोग चलते हैं। तुम जल्दी से फ्रेश होकर दूसरी गाड़ी से आ जाओ, जनेश्वर पार्क। अमित जी माँ कहकर अपने कमरे में चला गया और बाकी सब लड़की देखने। लगभग 1 घंटे बाद अमित जनेश्वर पार्क पहुंचा तो देखा उसके मम्मी पापा, शिखा और 3 लोग और थे। अमित ने सभी से नमस्ते किया और माँ से पूछा, माँ भैया कहाँ हैं? मालती जी ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, तुम्हारे भैया तुम्हारी होने वाली भाभी से बगल वाले पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं। अमित बोला, ठीक है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। इससे पहले कि विजया कुछ कहते वो वहाँ से चला गया, जहाँ उसका भाई सुमित किसी लड़की से बात कर रहा था। अमित पीछे से उनके पास पहुँचा और बोला, भैया ये क्या चल रहा है? अकेले अकेले भाभी से बातें की जा रही हैं। हम भी तो देखें अपनी होने वाली भाभी को। और जैसे ही अमित और वो लड़की पीछे मुड़े, अमित का चेहरे का रंग उस लड़की को देखते ही बदल गया। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।